हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो 2024 में जो पेपर में पूछा गया था प्रश्न, वही सब पढ़ने वाले। आप देखते होंगे जो 2024 हो गया, 2023 हो गया, वहाँ का प्रश्न कितना रिपीट करता है। यानी कि 2024 में 2023 का, 2022 का, 2021 का सभी का प्रश्न आया हुआ था। यानी कि पिछले साल का जो अगले साल पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं। इसलिए हम 2024 का प्रश्न पत्र करवा देंगे। यानी समझ लिए पूरा प्रश्न वाला ही जो आपका पेपर है, पूरा पेपर ही आपका सॉल्व कराने वाले हैं। तो समझ सकते हैं कि अब कितना क्वेश्चन होगा जो इसे आपके एग्जाम में लड़ेगा। आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए आपको पूरा 70 MCQ रहता है और 70 इसमें भी है। 70 बताएंगे आपको, 70 को 70 आपको जितना हो सके ध्यान करके याद कर ही लेना होगा। आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए चलना है। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। आपका 2024 का प्रश्न पत्र करवा रहे हैं, इसे लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे। और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए 12th क्लास का केमिस्ट्री, 12th क्लास का केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2024 का करवाना है। पिछले साल का 70 MCQ क्वेश्चन रहेगा और जल्दी इसको याद करना होगा आपको। जल्दी से याद कर लीजिएगा। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोनों मीडियम रहेगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। देख लीजिए, यही है आपका पूरा ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। आपको तो ये तो पता ही होगा, इसी लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न जो होता है पूछा जाता है, इसी लेवल का। तो चलिए देख लीजिए, आपका ये सेट जी है। अब कोई भी सेट हो लेकिन क्वेश्चन तो एक ही होता है। और चलिए ये सब देख लीजिए, ये सब तो आपको पता ही होगा। 3 घंटा 15 मिनट ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर आ जाइए। ये देखिए प्रश्न पर सीधा आते हैं और चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देख लीजिए आपका यही है, आ चुके हैं हम प्रश्न पर सीधा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिन्हें 35 का आंसर देना होगा। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी रहेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। कौन है जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। ए में दिया हुआ है कि CH3COO CH3 प्लस H2O H CH3COOH प्लस CH3OH। तो क्या ये ए वाला ऑप्शन है, यह होगा? तो नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा, यह नहीं होगा। और बी में दिया हुआ है CH3COO C2H5 प्लस NaOH से बन रहा है CH3COO Na प्लस C2H5OH। तो क्या ये हो जाएगा? तो हाँ, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ये भी नहीं होगा आपका, ये डी वाला भी नहीं होगा। बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देख लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते हुए चलेंगे। और अब आइए अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है, अगला प्रश्न इसको समझिए। यहाँ देखिए प्रश्न है कि 2 नंबर प्रश्न है, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। क्या इकाई है इसको देखिए और थोड़ा कमेंट में हमको आंसर लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर मोल सेकेंड इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, या फिर मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, या मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा जो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स रहेगा, ये वाला सी वाला ऑप्शन रहेगा, इसका हो जाएगा बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न कराए कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt बराबर k h 1/2 और b 1/2 है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 2 होगी, 1/2 होगी, या फिर 3/2 होगी, या फिर 1 होगी। क्या होगी इसका अभिक्रिया की कोटि? तो अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो आपका डी वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका 1 होगा, अभिक्रिया कोटि 1 हो जाएगा। इसमें जो आपका सीनियर लोग होंगे वैसे भी सही आंसर लगा के आए होंगे। और ये देखिए कि फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार, फ्रेंडलिक के अधिशोषण समताप के अनुसार क्या होगा? x/m = Kp 1/n होगा, या फिर m/x = K पॉइंट P 1/n होगा, या फिर xm = Kf K P 1/n होगा, या फिर xm = K/P 1/n होगा। क्या हो जाएगा इसमें? 4 नंबर प्रश्न क्या होगा? 4 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि x/m = Kf 1/n हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या करा। चलिए इसको समझते हैं। अगले प्रश्न को देख लीजिए, आपका यही प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है आपका 5 नंबर की, दूध है। दूध क्या है? देखिए आपका ये प्रश्न पढ़े होंगे, आपके बुक में रहता होगा, लेकिन ये एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए आप अगर 2025 में जो एग्ज़ाम देंगे, 2025 में आप एग्ज़ाम जब दे देंगे, उसके बाद जो अगला 2026 में जो एग्ज़ाम देंगे, 2026 में एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए 2025 का पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि पिछले साल का तो बोर्ड हर बार तो नया क्वेश्चन बनाता नहीं है, हमेशा कुछ बनाता है और कुछ पिछले साल का ही रख देता है। इसलिए पिछले साल का पढ़ना जितना हो सके, आप जब जाइएगा तो पूरे क्वेश्चन बैंक को पढ़ कर जरूर जाइएगा एग्जाम देने।
तो इसमें कहा जाएगा दूध क्या है, दूध क्या है, जल में परिक्षिप्त वसा है, वसा में परिक्षिप्त जल है, तेल में परिक्षिप्त जल है, या फिर वसा में परिक्षिप्त जल है। दूध जो है वह क्या है, तो दूध जो है यह जल में परिक्षिप्त वसा होता है। क्या होता है, जल में परिक्षिप्त वसा होता है। आपको ध्यान रखना है, ये जल में परिक्षिप्त वसा होता है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 6 नंबर की, निम्नलिखित में कौन लाइफेलिक कोलाइड है। लेकिन लाइफेलिक कोलाइड या फिर लाइफोबिक कोलाइड, ये हमेशा पूछता है और इसमें 2024 में भी पूछ दिया था, ये 2024 में भी पूछ दिया था, आप खुद देख सकते हैं, ये पूछ दिया था। इसलिए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन लाइफेलिक कोलाइड है, दूध है कि गम है कि कोहरा है कि खून है, क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए। आखिर क्या हो जाएगा, 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये जो कि निम्नलिखित में लाइफेलिक कोलाइड की बात करें तो उदाहरण में आपका गम भी एक आता है, उसी में से आपका ये खून नहीं होगा, दूध नहीं होगा, ये आपका कोहरा नहीं होगा। बी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चवाइए अगला प्रश्न पर, 7 नंबर प्रश्न का है कि हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। हैवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। Al2O3, Fe+MO या फिर CuO या फिर Pt, क्या हो जाएगा इसमें 7 नंबर प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा आपका Fe+MO, Fe+MO ये आपका हो जाएगा, यानी आपका देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन में दिया रखा है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न, और सभी प्रश्न को समझते हुए चलिए और आ जाइए अगला प्रश्न है, कितना नंबर प्रश्न आ चुके हैं, 8 नंबर प्रश्न है। देखिए यही आपका 8 नंबर प्रश्न आ चुका है कि एसिटिक, आपको दिख रहा है ना अच्छे से, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। एसिटिक अम्ल किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। PCl4, PCl5 या फिर PCl3 या SOCl2 या फिर Cl2, क्या हो जाएगा इसमें 8 नंबर प्रश्न पर, ये आपका हो जाएगा कि या Cl2, ये आपका हो जाएगा Cl2 हो जाएगा, इसका क्लोरीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन। तो चलिए अगला प्रश्न है कि एसिटामाइन होता है, एसिटामाइन होता है क्या होता है बता दीजिए। एसिटामाइन क्या होता है, अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है या उभयधर्मी होता है या उदासीन होता है। एसिटामाइन जो होता है वह क्या होता है बताएंगे जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए कि एसिटामाइन जो होता है वह क्या होता है। तो एसिटामाइन बहुत आसान प्रश्न है, ये उभयधर्मी होता है, ये उभयधर्मी होता है, आपका ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपका 10 नंबर प्रश्न करा कि देखिए इस प्रकार से हमें इमेन से क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए इस प्रकार से आपको इसके में हम सिखाएंगे पूरे अच्छे तरीके से। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जिसे बना दिया जाता है। अब बताया जाता है कि प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्शरी एमीन है, क्वांटरी एमीन है, क्या एमीन है। तो आप अभी तो हम सीधा इसका आंसर बता देते हैं कि ये प्राइमरी एमीन हो जाएगा, लेकिन इसका हम बनाने का भी तरीका हम सिखाएंगे आपको, एग्जाम से जाने से पहले जरूर बता देंगे, आप इसको बना दीजिएगा। तो आइए अगला प्रश्न पर, ये देखिए जो अगला प्रश्न है कितना नंबर में 11 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। CH3OH या फिर CH3CN या CH3CHO या फिर CH3NC, क्या बनता है इसमें आपको बताना है क्या बनता है आखिर। तो ये बनता है CH3CN बनता है, यानी कि आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय है। निम्नलिखित में से कौन है जो सर्वाधिक क्षारीय है। C6H5NH2 या C6H5 या फिर C2H5NH2 या C2H5 क्या हो जाएगा इसमें बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा आखिर। तो ये हो जाएगा आपका ये डी वाला ऑप्शन, यानी कि C2H5 डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बताइए। अब 13 नंबर प्रश्न के प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थायी होती है। प्रोटीन की हेलिकल संरचना जो होती है वह किसके द्वारा अस्थायी होती है बताइए आपको। आयनिक बंध के द्वारा या फिर ये संयोजक बंध के द्वारा या बॉन्डर वॉल्स बल के द्वारा या हाइड्रोजन बंध के द्वारा, किसके साथ होता है यही आपको बताना है किसके साथ होता है। तो ये होता है आपका संयोजक बंध के द्वारा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है जो है, अगला प्रश्न कितना नंबर में है 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सेज है। निम्नलिखित में से कौन है जो कीटोहेक्सेज है। ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या सुक्रोज है या फिर स्टार्च है, क्या हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन कीटोहेक्सेज है। तो निम्नलिखित में से कीटोहेक्सेज की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो फ्रक्टोज होता है ये हमेशा कीटोहेक्सेज होता है, यही आपका शर्करा ऐसा होता है जो कीटोहेक्सेज होता है, यही आपको ध्यान रखना है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए 15 नंबर प्रश्न की, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। आयनिक रवा है,
या फिर संयोजक रवा है, या आणविक रवा है, या फिर धातुई रवा है। कैसा रवा है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। तो हीरा जो है यह एक प्रकार का संयोजक रवा हो जाएगा, संयोजक रवा। हीरा एक प्रकार का संयोजक रवा होता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न 16 नंबर की, NaCl रवा की संरचना है। NaCl रवा की संरचना है षटकोणीय बंद पैकिंग, फलक केंद्रित घनाकार, या फिर वर्ग समतलीय, या पिंड केंद्रित घनाकार। क्या हो जाएगा इसमें से, जल्दी से इसका बता दीजिए। 16 नंबर जो आपका ये प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है, वर्ग तलीय होता है। जो NaCl की संरचना अगर पूछे कैसा होता है, ये वर्ग तलीय होता है, वर्ग तलीय। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, आ जाइए अगला प्रश्न पर फटाफट से आ जाइए अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न में क्या करा है। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न इस प्रकार से देखिए आपको क्या है इसमें कि आपका 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है। निम्नलिखित में से कौन है जो रवाहीन ठोस है। हीरा है, ग्रेफाइट है, साधारण नमक है, कांच है, कौन हो जाएगा इसमें से, बताइए जल्दी से इसका आंसर कि निम्नलिखित में से कौन रवाहीन ठोस है। अगर रवाहीन ठोस के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपका कांच जो होता है ये आपका रवाहीन ठोस होता है, रवाहीन ठोस। ग्रेफाइट नहीं होता है, ये हीरा भी नहीं होता है, आपका साधारण नमक भी नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन रहता है इसका करेक्ट आंसर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पर आ जाइए। 18वां प्रश्न की अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है। 70 का 70 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ कर जाना होगा। 70 का 70 ऑब्जेक्टिव पढ़ कर जाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी आती है आपका, ये 6 गोलों से, या फिर 4 गोलों से, या 8 गोलों से, या फिर 12 गोलों से। कितने गोलों से घिरी आती है, कौन अष्टफलकीय जो रिक्ति होती है वह कितने गोलों से घिरी आती है। तो वह जो घिरी आती है वह घिरी आती है आपका 6 गोलों से, आपका ये 6 गोलों से घिरी आती है। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी समझते हुए चलेंगे। और आ जाइए, किसी विलयन के सांद्रण को, क्या प्रश्न बोले इसको पढ़िए। किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। मूलरता, नॉर्मलता, आपका फॉर्मलता, या मूलरता, कौन सा निर्भर नहीं करता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। कौन सा निर्भर नहीं करेगा, तो वह नहीं करेगा अगर होगा तो वह होगा आपका मूलरता। मूलरता जो होता है वो निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न पर अब आ जाइए। अगला प्रश्न है, ये देखिए कितना नंबर प्रश्न करा है कि आपका 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन है जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। C6H6 था, C6H5CH3, या C6H6 तथा CCl4, या CHCl3 तथा C2H5OH, या फिर CH3CHCl3 तथा CH3COCH3। क्या हो जाएगा इसमें, इसको भी बनाना पड़ता है लेकिन आपको बता दे रहे हैं अभी। ये आपका हो जाएगा C6H6 और CCl4। आपका बी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर अब आइए। अगला प्रश्न है, कितना नंबर प्रश्न आ गया है, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न, किसी विलयन के पराश्रयी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी विलयन के पराश्रयी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये आपका है किसके द्वारा, ये आपका पाई इक्वल टू CR/T के द्वारा, या फिर पाई/C इक्वल टू RT के द्वारा, या फिर पाई इक्वल टू CT/R के द्वारा, या फिर आपका पाई इक्वल टू RT/C के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो यह व्यक्त किया जाता है डी वाला ऑप्शन यानी कि RT/C के द्वारा। डी वाला ऑप्शन जो होगा, डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है। निम्नलिखित में कौन है जो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का अनुसूत्र है। H3PO3, या H3PO4, या HPO3, या H4P2O7। क्या हो जाएगा इसका, जल्दी आंसर बताएंगे। तो ये आपका 22 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा आपका H3PO4 राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कितना नंबर प्रश्न आ चुका है, 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि XeF4 की संरचना होती है। XeF4 की संरचना होती है चतुष्फलकीय होती है, अष्टफलकीय होती है, वर्गतलीय होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होती है, आपको बताना है कि XeF4 की संरचना जो होती है वह कैसी संरचना आखिर होती है। तो यह संरचना की बात करें तो यह वर्गतलीय संरचना होती है, वर्गतलीय। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वर्गतलीय होती है। और आपका यह 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है।
निम्नलिखित में से कौन हैलोजन जो होगा धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? IBrClF क्या हो जाएगा इसमें बता दीजिए। I से आयोडीन, B से ब्रोमीन, C से क्लोरीन और F से फ्लोरीन। क्या हो जाएगा इसमें? 24 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। ये आपका ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, यानी बी वाला जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। आपको 25 नंबर प्रश्न कराया कि निम्नलिखित में से किसका बंध सबसे छोटा होता है? निम्नलिखित में से किसका बंध जो होता है सबसे छोटा होता है? H2O का होता है, या H2S का होता है, या H2SE का होता है, या फिर H2TE का होता है? निम्नलिखित में से किसका बंध जो होता है वह सबसे छोटा होता है? किसका बंध होता है बताइए जल्दी से, किसका बंध हो जाएगा? तो ये आपका होता है किसका बंध? तो ये आपका होता है H2TE का बंध, H2TE का बंध। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए अगला प्रश्न पर आइए। अब अगला प्रश्न जो है कितना नंबर कह रहा है कि 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह अधिकतम होती है? Mg2+, या फिर Ti3+, B3+, या फिर Fe3+? क्या हो जाएगा इसमें? तो 26 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बता दीजिए कमेंट में। तो ये आपका हो जाएगा Fe3+ हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 27 नंबर की क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था से क्वेश्चन पूछा आता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ऑक्सीकरण अवस्था सीख कर जाना है। जितना भी कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं बने, तभी आपको अच्छा मार्क्स ऑब्जेक्टिव में हासिल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहीं से भी घुमाकर कौन सा भी कॉन्सेप्ट लगाकर दे देता है, आपको नहीं बन पाता है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? ये +2 होती है, या +3 होती है, या +4 होती है, या +6 होती है? क्या होती है? क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो क्रोमियम की अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है हमेशा +6 होती है। +6 कहा दिया हुआ है, +6 होती है, डी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, डी वाला ऑप्शन। तो चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर की Cu2+ Z = 29 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा जा रहा है, 0 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, या 3 होगा? क्या हो जाएगा इसमें? तो 28 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 1 होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर है। अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है देखिए इसको। अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है, आपके सीधे लोग इसको उड़ा दिए होंगे सीधे। विटामिन जो खून को संकर्षित होने पर मुख्य भूमिका निभाता है वह है क्या? विटामिन जो खून को संकर्षित होने पर मुख्य भूमिका निभाता है वह क्या है? विटामिन ए है, या विटामिन ए है, विटामिन डी है, या विटामिन ई है, या फिर विटामिन के है? क्या हो जाएगा इसका? बताएंगे कि विटामिन जो खून को संकर्षित होने पर मुख्य भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विटामिन के। क्या कहेंगे उसे? विटामिन के कहेंगे, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर बढ़िए। ये देखिए क्लोरोएमीन टी है एक, क्लोरोएमीन टी है एक, क्या है? या आपका डिसइंफेक्टेंट है, या फिर एसिटेप्टिन है, या एनाल्जेसिक है, या फिर एंटीपायरेटिक है? क्या है आखिर बताएंगे जल्दी से। ये आपका हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 31 नंबर। हाइड्रोजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में होता है? हाइड्रोजाइन एक दवा है जिसका प्रयोग होता है निम्नलिखित में से किसके इलाज में होता है? मलेरिया के इलाज में, टाइफाइड के इलाज में, कोलेरा के इलाज में, या ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में? किसके इलाज में होता है बताइए। हाइड्रोजीन एक दवा है जिसका उपयोग अगर बात करें तो इसका उपयोग ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के ही उपयोग में होता है, टीबी के उपयोग में, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और एक आपका जो लेखक है, लेखक का नाम क्या था? वो जॉन कीट्स। हाँ, जॉन कीट्स आपका इंग्लिश क्लास 12 जो है आपका रेनबो, उसमें आपका जो लेखक है जॉन कीट्स, उनका अगर मृत्यु कैसे होता है तो वो भी उनका मृत्यु हुई ट्यूबरकुलोसिस से ही हुआ होता है। आपका एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आपको कुछ और भी ज्ञान हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न जो है 32 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन एक एल्काइड है? निम्नलिखित में कौन है जो एक एल्काइड है? निकोटीन है, एट्रोपिन है, कोकेन है, या इनमें से सभी है? निम्नलिखित में कौन जो है एक एल्काइड है? यह बात सभी प्रश्न सभी चैप्टर से रहता है, इसलिए आपको जब एग्जाम सेंटर में पहुंचे तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा चैप्टर से दिया गया है। निम्नलिखित में कौन एल्काइड है? और एल्काइड की बात करें तो ये निकोटीन भी एल्काइड होता है, एट्रोपिन भी एल्काइड होता है, कोकेन भी होता है, और इनमें से सभी है, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और आइए 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह प्राकृतिक रबर है? आइसोप्रीन, न्यूट्रोसेलिसोज, या पॉलीथीन, या बेकेलाइट? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है? तो प्राकृतिक रबर आपका यह सिर्फ और सिर्फ आइसोप्रीन ही होता है, न्यूट्रोसिल नहीं होगा, आपका पॉलीएथिलीन नहीं होगा, बेकेलाइट नहीं होगा, ये आपका होता है आइसोप्रीन। ये वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर।
आपका 34 नंबर प्रश्न करा है कि एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह क्या है। एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह क्या है। एथिलीन है, ब्यूटाडाइन है, या एडिपिक अम्ल है, या फिर आइसोप्रीन है। क्या है आखिर इसमें बताइए जल्दी से कि एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह क्या है। तो वह एक एडिपिक अम्ल होता है। जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह एडिपिक अम्ल होता है। सी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िया अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है। कितना नंबर 35 नंबर प्रश्न की देख लीजिए कि F2C = CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है। F2C = CF2 निम्नलिखित में से किसका मोनोमर है। टेफ्लॉन का, ग्लाइप्टल का, नायलॉन 6 का, ब्यूनाइस का। क्या हो जाएगा इसमें 35 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा ये टेफ्लॉन हो जाएगा, टेफ्लॉन। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि संप्राश्रित विलयन डैश के बराबर होता है। संप्राश्रित विलयन जो होता है वह डैश के बराबर होता है। घनत्व, नॉर्मलता, शक्ति, मोलर सांद्रण। संप्राश्रित विलयन किसके बराबर होता है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो संप्राश्रित विलयन जो होता है वह मोलर सांद्रण के बराबर होता है। मोलर सांद्रण के ये बराबर होता है। डी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 37 नंबर की HCl एवं H2O के एजिटोपिक मिश्रण में रहता है। क्या रहता है। HCl एवं H2O के एजिटोपिक मिश्रण में क्या रहता है। ये 48% HCl, 36% HCl, 22.2% HCl या 20.2% HCl। क्या रहता है इसमें बताइए क्या रहता है आखिर इसमें। तो इसमें क्या रहता है रहने की बात करें तो आपका हो जाएगा 20.2% HCl रहता है इसमें। 20.2% HCl इसमें रहता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 38 नंबर की 96,500 कूलम का विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है। तो 96,500 कूलम का विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। 63.5 ग्राम तांबा, या 76 ग्राम तांबा, या 96,500 ग्राम तांबा, या 100 ग्राम तांबा। कितना तांबा मुक्त करता है। तो ये 31 पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही BBI प्रश्न है। ये बहुत बार पूछा गया, ऐसा नहीं है 2024 में ही, ये बहुत बार पूछा गया है। ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपका ये 39 नंबर प्रश्न है कि चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। ये IA होता है, AI होता है, I.A होता है, या R/A होता है। क्या होता है इसमें 39 नंबर प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये 1/A होता है, 1/A। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 40 नंबर प्रश्न करा है कि सेल ZnSO4 CuSO4 एवं Cu विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। इसका कैथोड क्या होगा। Zn होगा, Cu होगा, ZnSO4 होगा, CuSO4 होगा। क्या होगा आखिर। तो आपका होता है Cu होता है, Cu, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न करा है कितना नंबर है 41 नंबर की आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। फैराडे ने, ऑर्हेनियस ने, आपका ऑस्टवाल्ड ने, रदरफोर्ड ने। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत ऑर्हेनियस ने दिया था, ऑर्हेनियस ने। ये बी वाला ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 22 नंबर की किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया का जो दर होगी वह निर्भर करती है परमाणु द्रव्यमान पर, समतुल्य द्रव्यमान पर, अणु द्रव्यमान पर, या सक्रिय मात्रा पर। बता दीजिए किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर जो होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो वह सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है, सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 43 नंबर के निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर ईथर बनता है। निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तब जाकर के ईथर बनेगा। शुष्क Ag2O के साथ, या आर्द्र Ag2O के, या शुष्क ZnO के, या आर्द्र ZnO के। क्या हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क Ag2O के साथ अगर कराएंगे तो ही बनेगा। क्या बनेगा आपका एल्किल हैलाइड बनेगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर बढ़िए। अब अगला प्रश्न पर आ जाइए। 44 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है। इस प्रकार से हमने पहले ही बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी IUPAC नाम जो होता है इसका भी हम बताएंगे कि IUPAC नाम जो है कैसे निकलता है। LUPAC नाम तो ये 2 हाइड्रोब्यूटेन हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्विस्बेटोन हो जाएगा, या 2 हाइड्रोक्यूप्रोपेनॉल हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें। तो ये एक हो जाएगा ये 3 हाइड्रोक्विस्बेटोनॉल हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए जब तक आप इसको निकालना नहीं सीखेंगे कितना भी आप याद कर लेंगे आपको संभव नहीं है बनाना।
ये 45 नंबर प्रश्न के फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। फॉर्मेलिन एक किसका व्यापारिक नाम है? फॉर्मिक अम्ल का, फ्यूमिरोम का, 40% मेथनॉल के जलीय घोल का, या पारा फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। किसका व्यापारिक नाम है? फॉर्मेलिन। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मेलिन एक का 40% मेथनॉल के जलीय घोल का ये नाम है। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िया, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये आपका 16 नंबर प्रश्न करा कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एल्कोहल, एक कीटोन, एक ईथर, एक अम्ल। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? जल्दी बताएंगे। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एक अम्ल। क्या होता है? एक अम्ल प्राप्त होता है। डी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये देखिए 47 नंबर प्रश्न की क्लोरेटॉन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। क्लोरेटॉन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है फॉर्मेल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से, एसीटोन से या बेंजल्डिहाइड से। क्लोरोटॉन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे होती है? तब ये एसीटोन से होती है, तब ये बनता है। सी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर। 48 नंबर प्रश्न के संतृप्त मोनोकॉर्बिक अम्लों का सूत्र है। संतृप्त मोनोकॉर्बिक अम्लों का सूत्र है CnH2n2+O, CnH2nO, CnH2nO2 या CnH2n+1O2। क्या हो जाएगा? 48 नंबर प्रश्न है। इसका राइट आंसर CnH2n+O2 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कितना नंबर, इसको पढ़िए। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? बेनेटेटिक घोल के द्वारा, फ्लेमिंग घोल के द्वारा, टोलन का अभिकर्म के द्वारा, या सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। किसके साथ किया जा सकता है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ विभेद कराया जा सकता है। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपका ये 50 नंबर प्रश्न कराया कि निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऐसा है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है? Cu पाया जाता है मुक्त अवस्था में, या Au पाया जाता है मुक्त अवस्था में, या Al पाया जाता है, या Fe पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में कौन सा धातु पाया जाएगा? तो मुक्त अवस्था में हमेशा से कौन पाया जाता है? ये आपका ये Au जो होगा, Au यही आपका हमेशा से मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। बी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 51 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? देखिए सत्य और असत्य से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन कथन है जो सत्य है? सभी खनिज अयस्क होते हैं, या सभी खनिज अयस्क होते हैं, या एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, या एक अयस्क जो होगा वह खनिज नहीं हो सकता। तो इसमें तो बात करें तो सभी अयस्क खनिज है, ये बहुत बिल्कुल भी गलत बात है। एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। एक अयस्क खनिज हो सकता है, ये भी नहीं। सभी खनिज जो होते हैं वह अयस्क होते हैं, यही आपका सही होता है। बी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है देख लीजिए आपका 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातुक्रम का उपयोग होता है? निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातुक्रम का उपयोग होता है? लोहा के, लेड के, सिल्वर के, या सोडियम के? किसके उपकरण में होता है? तो ये बात करें तो ये सोडियम के उपकरण में होता है। सोडियम के उपकरण में। यहाँ तक क्लियर है। और अब आइए अगला प्रश्न है जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित है वह अयस्क कौन सा है? जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित है उसमें अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट है, गैलेना है, मैग्नेटाइट है, कॉपर पाइराइट है। जिसमें 2 अलग अलग धातु उपस्थित है वह अयस्क कौन सा होता है? तो वह अयस्क गैलेना होता है। क्या होता है? गैलेना होता है। बी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है कि 1s2, 2s2, 2p6, 2py, 2pz1 निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है किस तत्व का है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आखिर किस तत्व का है? तो यह है आपका नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन का। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न जो है 55 नंबर की निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला होता है? यानी कि आप कितना भी पीट देगा, खूब पीटेगा लेकिन फिर भी आप देखेंगे हंसते रहेंगे, रोने का नाम ही नहीं लेंगे। अगर अभी आपका गैस हो तो आपको लगा दिया जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड है? कौन आएगा 2-3 थप्पड़ दे देगा फिर चल जाएगा, फिर भी आपको हंसते ही रह जाइएगा। ऐसा आपका रहता है कि बता दीजिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, डाइनाइट्रस डाइऑक्साइड होता है, या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड होता है? क्या होता है आखिर? तो ये 55 नंबर प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है।
और आपका 56 नंबर प्रश्न देखिए, सभी पूछा गया प्रश्न, एक एक प्रश्न को आपको याद कर लेना होगा। निम्नलिखित में से किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी जो होती है बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? जीरो ओ का, या फिर एस के, एस की, या फिर टी की, किसकी बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? तो ये एस और एस की जो बंधन ऊर्जा होती है यही सबसे अधिक होती है। और अब आइए अगला प्रश्न है 57 नंबर की NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए अभी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गया ऑक्सीकरण अवस्था से ही, इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है। 0, 1, 2, 4 NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो इसमें Na की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है आपका 0, क्योंकि आपको NiCO4 में इसे निकालना मैंने बहुत जल्दी सिखाने वाला है, चिंता मत कीजिए। हम आपको सिखाएंगे तो सिखाएंगे, बिना सिखाए को छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका ये 58वां प्रश्न आ चुका है। जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व वो सबसे अधिक है? जलीय घोल में निम्न में से किसका मोलर विद्युत चालकत्व जो होगा सबसे अधिक है? PTNH3 6Cl4 का, PTNH3 4Cl3 का, PTNH3 4Cl2 का, या फिर PTNH3 3Cl3Cl का। क्या हो जाएगा 58वां प्रश्न में? तो ये आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन है, PTNH3 6Cl4 का। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आपका ये देख लीजिए 59वां प्रश्न के K3 FeCN6 का IUPAC नेम। देखिए IUPAC नेम आ चुका है कितने बार? पोटेशियम पेरोक्साइड, पोटेशियम फेरिक साइनाइड, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, या पोटेशियम साइनोफेरेट थर्ड। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपको बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 हो जाएगा इसमें। तो हमने बता दिया, इसको हम निकालने का तरीका बताएंगे। इसको हम अभी कह ही रहे हैं, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में क्या उपस्थित रहता है? कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लोहा, निकेल। विटामिन B12 में आखिर उपस्थित क्या रहता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन B12 में हमेशा ये कोबाल्ट उपस्थित रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे पूछा भी गया। और विटामिन से हम लिख कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। विटामिन से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और इस साल भी आएगा, इतना गारंटी है। चलिए आगे देखिए, आपका 61वां प्रश्न की NiC2O4 3 और 4- में Na की समन्वय संख्या कितनी होती है? कितने संख्या से पूछते हैं? 3, 6, 4, 5, तो कितना होता है? तो यह हो जाता है आपका बी वाला ऑप्शन, यानी 6 होता है। 6 हो जाता है इसका राइट आंसर। तो 62वां प्रश्न करा है कि देख लीजिए आपका इस प्रकार से बनाया हुआ है और IUPAC नाम पूछ रहा है, तो इसको तो बताना संभव नहीं है, इसलिए आपको इसको छोड़िए और आगे बढ़िए। 63वां प्रश्न है कि C2H5Br प्लस NaOH C2H5OH प्लस NaBr निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन, नाभिक स्नेही विस्थापन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कैसी अभिक्रिया है? तो यह आपका नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट से देखिए। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस एल्काइड का जलांशन SN1 क्रिया के द्वारा होता है? CH3 या फिर CH3CH2X, या फिर CH3CH2CH2X, या फिर CH3 क्या हो जाएगा? 64वां प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। CH3 और 3CX, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 65वां प्रश्न क्या कर रहा है? 65वां प्रश्न है क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनाएगा? एसिटिलीन बनाएगा, एथिलीन बनाएगा, एथेन बनाएगा, मेथेन बनाएगा। आखिर क्या बनाता है? तो ये बताइए, जल्दी बताइए क्या बनाता है? तो ये बनाता है मेथेन बनाता है, मेथेन बनाता है। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे आ जाइए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तो ये जो है 66वां प्रश्न की जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है? डाईएथिल ईथर बनता है, एथेनॉल बनता है, एथिन बनता है, या फिर एथिन बनता है। आखिर बनता क्या है? तो ये बनता है डाईएथिल ईथर बनता है, डाईएथिल ईथर। 67वां प्रश्न पर आ जाइए। 67वां प्रश्न है ल्यूकोस अभिकर्मक है। ल्यूकोस अभिकर्मक क्या है? अनाद्र CaCl2 एवं सांद्र HCl, अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl, अनाद्र AlCl3 एवं सांद्र HCl, अनाद्र PdCl2 एवं सांद्र HCl। क्या हो जाएगा इसमें से? तो बता दीजिए, आपका 67वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अनाद्र AlCl3 और सांद्र HCl। और ये आपका 68वां प्रश्न है कि ब्यूटेन टू ऑल है। ब्यूटेन टू ऑल है क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। आखिर होता क्या है? ये होता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, बी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर।